नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने CSIR IIP स्थापना दिवस के कार्यक्रम में की शिरकत तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया नमन। कहा, बाबा साहेब के बताए रास्ते पर लोगों को चलने की जरूरत। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर राजनीति गर्म। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले पर आरोप प्रत्यारोप। सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच कमेटी की गठित। जांच कमेटी के अध्यक्ष मंत्री धन सिंह रावत को बनाया। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज 17 अप्रैल को करेंगे पदभार ग्रहण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में कर रही है इसके लिए तैयारियां तेज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा भव्य स्वागत। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजधानी देहरादून में कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों का प्रदर्शन। टिहरी सांसद के आवास का किया घेराव। सांसद पर बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। बैसाखी पर आस्था की डुबकी। स्नान के लिए उमड़ा धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम। भीड़ संभालना पुलिस के लिए बना चुनौती। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि देश भर में जहां एक और भीमराव अंबेडकर जयंती और बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है, तो उसके साथ ही आज ऐसे संस्थान का भी स्थापना दिवस है जिसने अपने आविष्कारों से नित नए आयामों को गढ़ा है। IIP और CISR का 63वां स्थापना दिवस है आज। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून स्थित IIP इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। IIP ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें बायोडेक गैस ईंधन, PNG गैस चूल्हा और सफेद धुएं वाले खोया को भी तैयार किया गया। की स्थापना भी हुई थी और आज ही के दिन बैसाखी भी है और हमारा 63वां स्थापना दिवस IIP का जो रिसर्च सेंटर है वो भी दिन है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये IIP जो हमारे एक प्रमुख संस्थान है, रिसर्च और ऑयल के क्षेत्र में लगातार काम करता है। हमने उनसे बहुत विषयों पर चर्चा की है। उत्तराखंड राज्य के विकास में, पेट्रोल डीजल में आत्मनिर्भरता के लिए वो निश्चित रूप से उनका सहयोग हम लोग लेंगे और आगे जो भी व्यवस्था बनेगी उन सब व्यवस्थाओं में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जैसे कोरोना महामारी के समय में आपके द्वारा उत्तराखंड राज्य में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। अभी मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि हमारे सीमांत के 10 ब्लॉकों को वो एडॉप्ट करें। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी पर वो उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि हमारा राज्य जब हम 25 वर्ष के होंगे उस समय आदर्श राज्यों में से एक राज्य। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर राजनीति काफी गर्म है। एक तरफ तो कांग्रेस सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं राज्य सरकार और खुद सूबे के मुखिया जांच का हवाला देकर बड़े भ्रष्टाचार ऊपर आंखें मूंदे नजर आ रहे हैं। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के तमाम मामलों पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द इन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।
बता दें कि भ्रष्टाचार का मामला तब और ज्यादा पैदा हो जाता है जब जांच के दायरे में बड़े सफेद नकाबपोश नहीं आते हैं। हालिया मामला सहकारिता विभाग में तकरीबन 1000 भर्तियों को लेकर हुए भ्रष्टाचार का है, जिसके विभागीय मंत्री उस समय धन सिंह रावत थे और वर्तमान में जांच कमेटी के अध्यक्ष भी मंत्री धन सिंह रावत को बनाया गया है। और अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। आखिर धन सिंह रावत के सहकारिता मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ तो उन्हीं को जांच कमेटी का अध्यक्ष आखिर क्यों बनाया गया? हमने कहा है कि हम नई सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययिता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून उस पर अपना काम मजबूती से करेगा। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट का माहौल चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हैं। यह बयान किसी और के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी के लिए दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस विधायक हरीश धामी का अपने लिए सीट छोड़ने की पेशकश पर धन्यवाद व्यक्त किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के खेमों में चल रही फूट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान काफी कुछ बयां कर रहा है। पहले से ही आसार कुछ इस प्रकार के लग रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हरीश धामी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके ऊपर यदि मुख्यमंत्री का धन्यवाद वाला बयान भी आ जाए तो कहीं ना कहीं यह बात तो जरूर तय हो जाती है कि हरीश धामी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे विधायक साथियों ने समय समय पर इस प्रकार की बात की है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा 17 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महामंत्री विजय सारस्वत ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा 11 बजे अपने काफिले के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। तो वह विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का शुभारंभ उत्तराखंड में होने जा रहा है। 2 साल के कोरोना दौर के बाद 3 मई से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इसी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 3 मई से चार धाम यात्रा शुरू होनी है, लेकिन अभी तक मार्गों पर तैयारियां नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि GMVN बाहरी घाटे में चल रहा है और इस बार यात्रा की बुकिंग ठीक होगी तो फायदा राज्य को ही मिलेगा। है पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, मेडिसिनल पर्यटन आता है और सबसे ऊपर चार धाम की जो यात्रा है वो है विश्व प्रसिद्ध हमारी चार धाम की यात्रा है। ख्याति प्राप्त हमारा उत्तराखंड इस चार धाम यात्रा के लिए जाना जाता है। ऐसे में दावे हर बार सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन नतीजे सिफर रहते हैं। इस बार कोरोना काल के 2 साल से लोगों के पेट पर लात पड़ी है, उनके पास रोजगार नहीं रहा, अपने परिवारों को भरण पोषण करने का कोई सहारा नहीं रहा, कोई तरीका नहीं रहा उनको इससे निजात दिलाने के। और इस चार धाम यात्रा से 13 से 15 लाख युवा प्रभावित होते हैं, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे वो गधे खच्चर वाले हों, घोड़े खच्चर वाले हों, चाहे वो टैक्सी मैक्सी चालक हों। ऐसे में मैं समझती हूं कि सरकार को इस यात्रा को जितना सुविधाजनक हो सके, जितना सेहतमंद हो सके और जितना ज़्यादा आप सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे सकें उतना कोशिश करनी चाहिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजधानी देहरादून में कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारियों ने टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी के न्यू कैंट रोड स्थित आवास का घेराव किया और टिहरी सांसद पर बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने टिहरी सांसद के आवास के गेट पर जनता के सवाल महंगाई पर चुप्पी क्यों, इसका जवाब दो जैसे स्लोगन चिपका दिए। महिलाओं का कहना है कि देश और प्रदेश में लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं को
इससे कोई सरोकार नहीं है। सुन के भेजा है, कम से कम आप जनता के मुद्दों पे बात करना शुरू करिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब की सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है, दवाइयाँ के रेट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, राशन महंगी हो गई है, और हमारे जो सांसद जी सोए हैं वो गायब है, उनको पता ही नहीं कि वो सांसद हैं। तो हम लोगों का इन लोगों को याद दिला रहे हैं कि भैया आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता ने आपको चुन के भेजा है, कम से कम जनता के बीच में आइए ना कि आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, और अपने प्रधानमंत्री जी से ये बोलिए कि आप जनता को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो ये हम लोग आज जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं, राजलक्ष्मी जी से शुरू कर रहे हैं कि प्रदेश की जो जनता है उसने आपको चुन के भेजा है और आपको उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। आगे क्या रहेगा आपका? आगे पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बीजेपी के सांसद हैं और विधायक हैं उन लोगों से सवाल किए जाएंगे। महिला कांग्रेस इसमें पूरा सारी जगहों पे पूरे 70 सीटों में जो इनकी सीटें आई हुई हैं, 47-48 सीट है, इनसे हम सवाल करेंगे। और जो हमारे सांसद हैं इन लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं, इनको याद दिलाना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपको जनता ने भेजा हुआ, जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों का फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों हमारी जनता के बारे में बात करें। तो वहीं बैसाखी के अवसर पर ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट सहित अन्य गंगा के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान बाबाओं को दान पुण्य कर अर्जित किया। आज के दिन कई लोगों ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाया। मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा के घाटों पर मुंडन संस्कार कराने से बच्चों पर विशेष कृपा बनी रहती है। लाखों श्रद्धालुओं के गंगा घाटों पर पहुंचने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गंगा घाटों पर तैनात रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने सीसीटीवी से भी अपनी पैनी नजर बनाए रखी। जल पुलिस के जवान गंगा घाटों पर गश्त करते नजर आए, तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती रही। आज बैसाखी का पर्व है। बैसाखी के पर्व पे त्रिवेणी घाट पे काफ़ी यात्री लोग आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो है 4 सब इंस्पेक्टर लगे हैं और 15 कांस्टेबल और 6 जल पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो वहीं काशीपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया। इसे लेकर परिजनों ने कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई न होने पर सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में सीओ ऑफिस का घेराव किया, जिसे लेकर सीओ ने मामले में जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं उत्तराखंड में अग्निशमन सेवा सप्ताह शुरू हो गया है। ऋषिकेश में भी आपको बता दें कि अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ दमकल अधिकारी बीरबल सिंह ने किया। हरी झंडी दिखाने के बाद दमकल विभाग के कई वाहन शहर की सड़कों पर निकले। इस दौरान वाहनों में बैठे कर्मचारियों ने लोगों को आग लगने से बचाव के उपाय बताए। जंगलों को आग से बचाने की अपील भी लोगों से की गई। बीरबल सिंह ने बताया कि फायर सीजन चल रहा है, ऐसे में यदि कहीं पर आग लग जाए तो उससे कैसे बचा जाए, इस बात की जानकारी लोगों को मुनादी कर दी जा रही है। जागरूकता के लिए आग से बचाव के लिए छपवाए गए पैम्पलेट भी शहरवासियों को दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोटद्वार में अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया, जो कि पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा। बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में एक जहाज में आग लग गई थी, जिसे बुझाने में 2 फायरकर्मी शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक और FSO सुरेश चंद्र ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही लोग आग बुझाने को लेकर जागरूक बने और इसके लिए रैली भी निकाली गई। अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह है। अग्नि या शहीद दिवस भी कह सकते हैं। सन 14 अप्रैल 1944 से ये लगातार मनाया जाता था। 14 अप्रैल 1944 को ये अग्निशमन दिवस में एक मुंबई में बहुत बड़ा कांड हुआ था और हमारे जो वीर जवानों ने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया था आग को बुझाने वगैरह में, उनमें जो सहयोग किया था, उसी उपलक्ष्य में उन्हीं की
याद में श्रद्धांजलि दी जाती है। तथा अभी हमने सही इसकी क्या नाम कहते हैं शहीद दिवस की इनकी श्रद्धांजलि देने के बाद एक रैली निकाली है। रैली के माध्यम से हम आम जनता में ये जन जागरूकता अभियान चलाएंगे कि आप भी अग्नि के प्रति सजग रहें तथा इसको ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये अग्नि शमन सप्ताह मनाया जाएगा। जन जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई। तो वहीं नैनीताल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो वहीं इस अवसर पर तल्लीताल से अंबेडकर भवन तक एक रैली निकाली गई। उसके बाद यहां पर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तो वहीं वक्ताओं ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया और हम सभी को बाबा साहेब के दिखाए गए मार्ग पर चलकर दलित और गरीबों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर का भवन है ना पहले सभी को बाबा साहब की 121वीं की जयंती के आधार सबको शुभकामनाएं देता हूं। अभी बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा के बाद यहाँ अंबेडकर भवन पर बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में डिबेट हुई है और उनके सिद्धांतों पे चलने का सभी लोगों को प्रयास किया गया है। अब ये उनको सिद्धांत जब हम जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो इकट्ठे होंगे एक मंच पे आएंगे तभी उनके सिद्धांतों पर चर्चा होगी। उनको सिद्धांतों को लागू करने के लिए चर्चा की जाएगी। इस आधार पे जो है सभी को घर घर जाकर के उनके सिद्धांतों को बच्चों को सभी को सिद्धांत पर चलने के लिए उन्हें। तो वहीं देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो वहीं ऋषिकेश में भी अंबेडकर चौक पर उत्तराखंड दलित विकास महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। अवसर पर आज बैसाखी का पर्व भी है और डॉक्टर अंबेडकर जयंती भी है। मैं दोनों पावन अवसर पर बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जिस प्रकार से आज गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पंच प्यारों को जिस प्रकार से दक्षता दी थी और अमृत पान करा के पंच प्यारे के नाम से उनका जाना गया और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना दी। उसी खालसा पंथ की स्थापना की तभी से बैसाखी पर्व का एक महत्व बढ़ा है। जहाँ रबी फसल जब पकती है हमारे किसान लोग इसमें बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। वहीं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। समतामूलक समाज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया हम सब जानते हैं। तो हल्द्वानी में रेलवे के अधिकारी एवं जिला प्रशासन ने आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे तिथि निर्धारित करे ताकि अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक व्यवस्था तैयार की जा सके। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने कहा कि रेलवे की जमीन पर 4500 अतिक्रमण किए गए हैं जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि इसी महीने से शुरू हो जाएगी। इसमें रेलवे के कर्मचारियों के साथ रेलवे अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग थी जिसमें एसएसपी और सारे हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह आए। तो उसमें जो असेसमेंट हमारा है उस हिसाब से हम लोगों ने बता दिया रेलवे को कि जब भी आप लोगों को अतिक्रमण हटाना है तो अपने हिसाब से वो डेट हमें बता दें। लेकिन उससे पहले जितनी भी फोर्स यहाँ पे लगेगी उनके रहने की व्यवस्था, जैसे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स आए या पीएसी आए, तो उन लोगों की रहने की व्यवस्था जहाँ वो लोग रहेंगे तो वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उन लोगों को करनी पड़ेगी। और जितने ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात रहेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतने गेस्ट हाउसेस तो है नहीं। तो अभी हम लोगों ने एक असेसमेंट करके उनको एक एस्टिमेट हम लोग दे देंगे कल तक, और किन किन जगहों पर हमारी फोर्स रहेगी वो
उन जगहों पे उनको बता देंगे कहाँ पे इन लोगों ने व्यवस्थाएं करनी है कि जिस दिन इनका अतिक्रमण हटाना होगा उससे काफ़ी समय पहले से इन लोगों को नोटिस किया एक मुनादी के माध्यम से सूचित करेंगे ताकि उन लोगों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अदर स्टेट्स के भी होंगे, तो हो सकता है उनको जाना भी पड़े। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें देखी जाए। वहीं दिनेशपुर में अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम के नेतृत्व में टीम ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर नगर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। टीम ने दुकानदारों के द्वारा नाली से बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखे गए सामान को हटाया। इस दौरान टीम और दुकानदारों के बीच कई जगह नोकझोंक भी हुई। सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि फुटपाथ पर उन्होंने अतिक्रमण फिर से करने का प्रयास किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही चालानी की कार्रवाई भी की जाएगी। आते रहते हैं क्योंकि देखिए क्या है, ये हमारा मेन रोड है, हाईवे की रोड है और इसमें लोगों ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है। बिल्कुल लोगों को यातायात में इतनी असुविधाएं हो रही है, तो इसलिए आज एक मतलब इनका जो अतिक्रमण कर रखा है इन रोडों को, इसमें से सामान हटाने का एक करवाया जा रहा है। इसके बाद अगर नहीं हटाए तो फिर हम इनकी। तो वहीं उत्तराखंड की हल्द्वानी पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसओजी और महिला ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 4 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि हल्द्वानी के लाल डाक क्षेत्र में एक घर के अंदर सेक्स रैकेट काफी दिनों से संचालित था, जिसमें पकड़ी गई युवतियां पश्चिम बंगाल की बताई जा रही हैं। इसमें बेसिकली 8 लोग हैं, 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं और ये अलग अलग स्टेट से हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बंगाल के हैं। इस पे हमारी जो पूरी टीम है एंटी ह्यूमन की एसओजी है, वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि कुछ हमें मिल जाए, क्लू मिल जाए। आज हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बेसिस पे टीम ने एक्ट करा और इसको पकड़ा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग जगह से आ रखे हैं। यहाँ पे कितने लंबे समय से रह रहे थे इसका तो भी जांच होगी, तभी पता चल पाएगा कि कितने टाइम से यहाँ पे रहते थे। उनके तार और जगह भी जुड़े हुए क्या यहाँ आसपास हल्द्वानी में जगह? नहीं, अभी तक जितना हमें पता चला उससे तो बाकी का भी हमें नहीं पता है कि कहाँ कहाँ तार जुड़े हुए हैं इस टाइप से कुछ। ठीक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।